हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सिंपली जस्ट। अभी अपन ऐसे कोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। कंप्लीट HTML का कोर्स अपन ने देखा। अगर इसके अंदर अगर आपको कोई मिसिंग लगा या कोई चीज़ आपको लगा कि जो होनी चाहिए थी, तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के द्वारा। मैंने अपने चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट पहले से बना के रखी है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट, वो 2023 के नाम से नई प्लेलिस्ट बनी है। और एक कोई प्लेलिस्ट और बनाई है जिसका नाम रखा है मैंने फुल स्टैक कोर्स 2023। तो वो इसके लिए ही बनाया है मैंने, क्योंकि अलग अलग प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाए और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर भी डेटा मिल जाए। अगर कोई ऐसा हो गया बाई चांस कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मिसिंग है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं। मैं उस HTML की उस चीज़ को अंदर कवर करवा दूंगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कभी भी हो जाता है कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारी वीडियो देख ली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक वेबसाइट के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसके ऊपर आप जाके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को बहुत ही अच्छे और बहुत ही डीप वे में, मतलब उसकी हर एक चीज़ को अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊँ तो W3 स्कूल CSS लिख दो या W3 स्कूल HTML लिखो या W3 स्कूल जावास्क्रिप्ट। आप W3 स्कूल की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो HTML के ट्यूटोरियल भी हैं, CSS के भी हैं, जावास्क्रिप्ट के भी हैं और भी हैं। लेकिन अभी जो अपने लिए यूजफुल हैं, अपन को केवल उस ट्यूटोरियल से मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पे CSS के ऊपर लेके जाऊँ तो इन्होंने CSS के अंदर बहुत अच्छा दिया है। इसका जो होम सेक्शन है, फिर इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स, सेलेक्टर, पर हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है। यहाँ पे अपन एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में आगे चल के समझेंगे। लेकिन अगर आपको क्योंकि CSS या HTML या जावास्क्रिप्ट तीनों ही चीज़ ऐसी हैं कि बहुत ही बड़ी लैंग्वेज है। मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते इसको कि एक ही बार में कोई कवर कर लेगा, नहीं होता ऐसा। सी लैंग्वेज आप C++ एक बार आप अब लॉजिक लगाना सीख जाएंगे उसके अंदर, तो आप फील करेंगे कि मुझे सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ऐसी है कि कंटिन्यूस आप अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर लगातार इसको सीखते रहते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में मालूम होना कि जहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है या कोई प्रॉपर्टी आप भूल चुके हैं, जनरली भूल जाते हैं। मैं भी CSS की ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कंटिन्यूस भूलता रहता हूँ। तो कोई मुझे जाना जरूरत मतलब दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मेरे पास अब इंटरनेट है और गूगल की सुविधा भी है। तो आसानी से अपन सर्च करो और आसानी से अपन पा के इसको देख सकते हैं कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है। सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, इन्होंने बताया भी है। अगर होम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक एक तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, यहाँ पर भी अपन ने इतनी सारी चीज़ों को बनाया। अगर मैं इसको गोलाइव कर देता हूँ तो यहाँ पे अभी आपको दिखने लगेगा, थोड़ा समय ले रहा है। जैसे यहाँ पे गोलाइव किया तो अपन को डेटा जो है वो इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो CSS है वो क्या बोल रही है, वो अपन से बोल रही है कि CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको स्टाइल करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। नॉर्मली मैंने यहाँ पे इनलाइन CSS आपको पहले कई बार दिखा चुका हूँ। जो स्टाइल एट्रीब्यूट अपन ने देखा था ना, उसी को इनलाइन CSS बोलते हैं। लेकिन अभी समझाऊंगा थोड़ा आगे जाके, अगली वाली वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि CSS होती क्या है और किस पर्पज़ के लिए अपन यूज करते हैं। और CSS का जो बेसिक पर्पज है वो यही है कि कोई भी HTML का एलिमेंट है या डॉक्यूमेंट, जो पूरा डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है कि कोई भी पूरा पेज, ये जो अपन ने बनाया था यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर semantic.html नाम से, ये जो पूरा पेज है इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट किस प्रकार से दिखाई देना चाहिए, किस तरीके से दिखाई देना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड किसके द्वारा होती हैं, CSS के द्वारा होती हैं। नॉर्मली अपन HTML के द्वारा नहीं करते हैं। अगर आप इस वेबसाइट को भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर किया है, यहाँ पे ग्रीन कलर को किया है, यहाँ पे थोड़ा दूसरे मतलब जो 7 कलर होते हैं उन 7 कलर का यूज किया है, यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है, यहाँ पे वाइट कलर यूज किया है। और थोड़ा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फिर से वाइट कलर यूज हुआ है। थोड़ा अगर नीचे जाएंगे जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर और फिर जो ग्रे कलर यूज किया है, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया है। तो इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने सबके लिए अलग अलग तरीके से अपने डिजाइन किया है। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की CSS लगाई है। CSS का कोड अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर तो आप इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे स्टाइल जो यहाँ पे टैग होता है, यहाँ पे इस तरीके से स्टाइल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर में मिल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे CSS लगी हुई है, क्या क्या CSS इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपन को देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक, बैकग्राउंड कलर और इसका कलर क्या है, और बहुत सी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं।
और जावास्क्रिप्ट देखना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट इस जगह पे देखने के लिए मिल जाती है। और ये सारे क्या है इवेंट वगैरह हैं, वो अपन आगे चल के बात करेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, बाद में बात करेंगे अपन। लेकिन और किसके लिए CSS का यूज होता है, आपने CSS समझ लिया कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, CSS को यूज क्यों करते हैं, ये समझ लिया कि CSS का कोड किस जगह पर रेंडर होता है। लेकिन बेसिकली इसका यूज क्यों किया जाता है, बेसिकली इसका यूज किया जाता है 3 कारण की वजह से। सबसे पहला, कोई भी आपका पेज है, जैसे ये वाला पेज है इसका CSS का, या फिर अपन क्लिक करते हैं जावास्क्रिप्ट पे तो इसका जावास्क्रिप्ट वाला पेज खुल के आ जाएगा। तो मतलब जो भी इसका पेज खुल के आ रहा है उस पेज को डिजाइन करने के लिए अपन CSS का यूज कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, उस पेज को डिजाइन करने के लिए अपन CSS को यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर ये जो पेज है आपका वो वाला पेज अपना इसके अंदर किस तरीके से दिखाई देगा, किसके अंदर, जो अपना डेस्कटॉप है यानी कि जो लैपटॉप है उसके अंदर पेज किस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद जो अपना मोबाइल है उसके अंदर किस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे होम पेज आ रहा है और यहाँ पे कोई भी वो जो मेनू बार होता है ना, मेन्यू, तो वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मेन्यू बार था पहले ये नहीं था, ये वाला जो मेन्यू था ना, यहाँ पे मैंने पहले मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ पे जो मेन्यू था वो पहले नहीं था। अभी मैंने जब इसको इंस्पेक्ट किया यानी कि इसका जो साइज है, जो अभी जितना पेज पहले दिखाई दे रहा था उससे आधे साइज में अभी दिखाई दे रहा है ना। पहले पूरा वाला पेज दिखाई दे रहा था, अब वो वाली जगह इसने ले ली है, केवल इतना पेज दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही वो इतना पेज अपन कर देते हैं तब भी वो अपना जो कंटेंट है, जो उसका जो एक्चुअल कंटेंट है वो खोना नहीं चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए अपन इस प्रकार से जो एनिमेशन लगा देते हैं। यहाँ पे देखो वो सारे एक लाइन में आ रहे थे ना, HTML जावास्क्रिप्ट और सबके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की वो सारी चीज़ें आप इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर दूँ तो बंद हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊँ तो आपको, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले ब्लॉक का ऑप्शन आ गया है ना। इस जगह पे ध्यान से देखना, CSS का मैं आपको बिल्कुल लाइव CSS करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक की जगह पे नन कर दूँ, यहाँ पे नन कर दूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो देखो ऑटोमेटिक वो चला गया, अपन को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक चला गया। और जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूँगा तो आप इस जगह पे ध्यान से देखना, वो उसका ऑटोमेटिक यहाँ से फिर से ब्लॉक हो गया। और जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो फिर से ऑटोमेटिक नन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि CSS किस तरीके से अप्लाई हो रही है। मतलब CSS के बिना ये चीज़ प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कि जब आपका जो पेज है वो पेज अगर जब छोटी डिवाइस पे जाता है, जब तक वो लैपटॉप पे चल रहा है तब तक वो एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो अगर किसी आईफोन पे जाता है, जैसे ही वो अगर किसी एंड्रॉयड डिवाइस पे जाता है, तो आपका पेज किस तरीके से दिखाई देना चाहिए, किस तरीके से रेंडर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी अपन क्या करते हैं, CSS की डिजाइन की मदद से अपन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले थोड़ा इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन के अंदर क्या करूँगा, iPhone X12 के अंदर देखेंगे अपन। तो iPhone X12 के अंदर जैसे ही मैं यहाँ पे लेके गया तो आप ध्यान से देखेंगे कि कितना बिल्कुल एक आईफोन वाला व्यू इसने अपन को ला के दे दिया। कि यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूस CSS चेंज होती रहेगी अपनी, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे मैं HTML के ऊपर क्लिक करता हूँ तो HTML वाला ट्यूटोरियल खुल गया। और जैसे ये खुलता है तो यहाँ पे बॉडी के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉडी के अंदर यहाँ पे ऑप्शन और भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल यही आएगा। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो HTML इंट्रोडक्शन यानी कि जो उसका अगला वाला पेज है वो खुल के आ गया। और यहाँ पे CSS भी लगातार चेंज होके आ रही है। और इस तरीके से अपन क्या कर पा रहे हैं, CSS को अप्लाई कर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और नीचे आऊँ थोड़ा सा और नीचे, और ठीक है। यहाँ पे अगर इस टिप के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला पूरा जो डिव है वो अपना दिखाई दे रहा है। अगर जैसे मैं यहाँ पे उस पर क्लिक कर दूँ और यहाँ पे देखो W3 लाइट ग्रे लिख के आ रहा है, क्योंकि उन्होंने W3 स्कूल की CSS को अप्लाई किया है। अभी अपन उसको तो अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक कुछ और काम अगर आप डायरेक्ट अगर CSS होती तो अपन उसको अप्लाई भी कर सकते थे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि CSS की मदद से क्या हो रहा है। ये जो नॉर्मल पेज है वो किस तरीके से अपने आप को चेंज कर रहा है। अगर मैं एक बार फिर से, अगर आपने बोला, आप सोचो कि आईफोन के अंदर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो एक टैब का ऑप्शन भी इसके अंदर होता है iPad का। iPad के अंदर भी आप देखो किस तरीके से दिखाई दे रहा है।
इस तरीके से अपन आईपैड के अंदर भी देख सकते हैं। और ऐसा अपन बहुत ही अच्छी मतलब जो पूरी वेबसाइट है वो किस तरीके से दिखाई देनी चाहिए अलग अलग डिवाइस के अंदर, उसका पूरा वो रहता है। गैलेक्सी फोल्ड के अंदर देखें तो कुछ गैलेक्सी फोल्ड के लायक उन्होंने बनाई नहीं है, लेकिन और अगर नीचे आए अगर तो सैमसंग गैलेक्सी के अंदर देखें तो वो उस लायक तो उन्होंने वेबसाइट थोड़ी गड़बड़ कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, वो होता है, हर एक वेबसाइट का अलग अलग तरीका होता है डिज़ाइन करने का। इन आईफोन के अंदर बहुत अच्छा दिख रहा था। और थोड़ा और जाएँ अगर नेक्स्ट HUB, मतलब अलग अलग हर एक वेबसाइट के अंदर थोड़ी अपनी जो वेबसाइट है वो थोड़ी अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कोई भी वेबसाइट है, कोई भी आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को किस तरीके से दिखना है छोटी डिवाइस पे, उसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जब जो छोटी डिवाइस, बड़ी डिवाइस और ये सब बातें होती है ना, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है, उसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कि CSS यूज की जाती है हमेशा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने को। और इस वेबसाइट के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी के अंदर। कोई भी प्रॉपर्टी आप भूल जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन और सिंटेक्स के बारे में। तो CSS स्टाइल शीट के लिए यूज किया जाती है और इस डिस्क्राइब करता है कि कोई भी अपना HTML एलिमेंट है वो वेब पेज के ऊपर किस तरीके से दिखना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्टाइल टैग का यूज करता हूँ और यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करके अगर मैं यहाँ पे कलर कर दूँ तो अभी ऑटोमेटिकली रेड कलर का अपन को दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे देखो ये वाला पहले वाला रेड कलर का दिखाई दे रहा है, बाकी सब ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अपन ने उसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग नहीं लगाई है। तो स्टाइलिंग लगाने से क्या होता है, कोई भी आपका जो एलिमेंट है या फिर जो कंटेंट है वो किस तरीके से दिखाई देना चाहिए उसको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, 3 तरीके से यहाँ पे स्टाइलिंग लगती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। वो अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले अपन सिंटैक्स को समझ लेते हैं। CSS का इस इमेज के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। CSS का बहुत ही बेसिक सा सिंटैक्स है। सबसे पहला सेलेक्टर, उसके बाद डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब यानी कि जो प्रॉपर्टी और वैल्यू। सेलेक्टर क्या होता है? सेलेक्टर ये होता है कि किस जगह पे आप अप्लाई करवाना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको इनलाइन CSS लगा के दिखाई, जिसके अंदर अपन ने इसको अगर फुटर के ऊपर अप्लाई किया है तो केवल फुटर वाले टैग के अंदर अपन CSS अप्लाई हुई है। ध्यान रखना, इसको जो पहला वाला है केवल उसके ऊपर CSS अप्लाई हुई है, बाकी किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं हुई है। तो उसी को बोला जाता है सिलेक्टर, कि आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सेलेक्ट कर ली, केवल उसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप CSS लगा रहे हो, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर आप CSS नहीं लगा रहे हो। तो ये तो होता है अपना सिलेक्टर। उसके बाद आपको देना होता है करली ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट दिया आपने, उसके बाद आपको देना होता है प्रॉपर्टी का नाम। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी का नाम दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक प्रॉपर्टी का नाम देना होता है, कौन सी प्रॉपर्टी आप लगाना चाहते हैं। CSS के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं, अखंड प्रॉपर्टी हैं, जिसका कोई लगभग अंत ही नहीं है, समझ लो। क्योंकि कंटिन्यूस अपडेट भी होता रहता है, लगातार अलग प्रॉपर्टी बढ़ती भी रहती हैं, अलग अलग चेंजेस भी आते रहते हैं। तो प्रॉपर्टी तो इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे करके तो आपको समझ में आएगा कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो सबको मालूम होना कंपलसरी है। तो अपन उन बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ब्लू लिखा, मैंने यहाँ पे रेड लिखा था, और रेड की जगह मैं यहाँ पे येलो भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नीचे आके और इसको इस तरीके से लेके इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ इस तरीके से। तो वो ऑटोमेटिक अपन को सेट हो गया जी। RGB क्या है वो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो उसकी एक हर एक प्रॉपर्टी की अपनी एक वैल्यू होती है, तो उसकी आपको वैल्यू जो है वो देनी होती है, तब जाके अपनी एक पर्टिकुलर कंप्लीट CSS प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद आखिरी में कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे उन्होंने 2 प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, एक कलर नाम की प्रॉपर्टी को, एक फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी को। फॉन्ट साइज भी आपको लगा के दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर और हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसे ही आपका ये ख़त्म होता है उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद आपको कोई भी अगर दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है तो आप इस दूसरी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, और जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है वो वैल्यू आप दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको अगर दे दिया 200 पिक्सल, तो उसकी एक हर एक प्रॉपर्टी की अपनी एक वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये वाला देखो टेक्स्ट सबसे बड़ा हो गया, बाकी सारे छोटे हो गए। तो हर एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी अपनी वैल्यू होती है, उस एक प्रॉपर्टी का अपना एक मतलब है जो ब्राउज़र के अंदर पहले से प्री डिफाइन है, वो अपना वो काम करेगा। वो प्रॉपर्टी वो वाला काम अपना ब्राउज़र के अंदर अप्लाई करके आपको दिखा देगी।
तो ये था आज का वीडियो। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम जूम कर दूं, और ये वेबसाइट को विजिट करके देख लेना, अगर आपको यूजफुल होती है तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई फिर भी डाउट आता है तो मैं हूँ आपके सामने और हमेशा आपके साथ ही हूँ। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप कर ही सकते हैं, मतलब कमेंट में तो आप बोल ही सकते हैं जो आपका इच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।